मिजोरम विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी। कांग्रेस ने राजस्थान में 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची और छत्तीसगढ़ में 7 प्रत्याशियों की अंतिम लिस्ट जारी की। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ में 12 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को करेंगे संबोधित। एक दिवसीय आयोजन में 1000 से अधिक प्रतिभागी होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कई पश्चिमी देशों के नेताओं से बात कर हमास से जारी संघर्ष के बारे में दी जानकारी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज पहुंच सकते हैं इजरायल। ऑपरेशन अजय के तहत 2 नेपाली नागरिकों सहित 143 यात्रियों के साथ छठी उड़ान देर रात नई दिल्ली पहुंची। हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यात्रियों का किया स्वागत। खेल की खबरों में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत का सिलसिला बरकरार। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर भारतीय टीम ने अजय रहते अंक तालिका में हासिल किया शीर्ष स्थान। कोहली ने खेली 95 रन की शानदार पारी। आज पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान से। और चीन में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में आज भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी, टेबल टेनिस और साइकिलिंग की स्पर्धाओं का होगा आयोजन। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मिजोरम के एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। मिजोरम की सभी 40 और छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों में से 20 पर 7 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में एक चरण में होने वाले चुनाव और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 30 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी अंतिम सूची रविवार को जारी कर दी। इस सूची में 7 नामों की घोषणा की गई है। इससे पहले दूसरी सूची में कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था और पहली सूची में 30 नामों की घोषणा की थी। कुल मिलाकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपने सभी 90 उम्मीदवारों की सूची जारी करती है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है तो सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। इस वॉर में होर्डिंग्स, ट्विटर और सोशल मीडिया के अलावा जुबानी जंग ने भी अपनी जगह ले ली है। चुनावी दंगल में किस पार्टी के वायदे, पोस्टरों और हकीकत में कितना है दम, देखते हैं धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। भरोसा बरकरार कांग्रेस सरकार। भूपेश है तो भरोसा है। भरोसे की सरकार। आवास न्यास योजना, दमन के 15 साल, भरोसे के 5 साल। बटन कमल पर दबेगा, वीवीपैट से अडानी निकलेगा। इन पोस्टरों से रायपुर के कांग्रेस दफ्तर और शहर सजे हुए हैं। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस और जुबानी जंग के जरिए कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। पहले भी हमारा नारा था, तब भी नारा था कि भूपेश हैं तो भरोसा है। ये नारा छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया था और आज भी हम उस नारे पे कायम हैं कि भूपेश हैं तो भरोसा है। दूसरा हमारा नारा था भरोसे की सरकार। तीसरा हमारा नारा था हैं तैयार हम। ये हैं तैयार हम, ये हमारी चुनाव की टैगलाइन है। और
हम छत्तीसगढ़ के चुनाव को पूरी तरीके से सकारात्मक और अपने कामों पे ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं बहस हो कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया, इसलिए हम अपने पोस्टर में उसको स्थान दिया। हम चाहते हैं कि बहस हो छत्तीसगढ़ में धान की कीमत देश में सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमारे पोस्टर में धान दी। हम चाहते हैं बहस हो कि छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर कम है, हमारे पोस्टर में हमने बेरोजगारी को, हमने तेंदुपत्ता बोनस को, हमने 67 से अधिक वनोपज खरीदी को, वन अधिकार पट्टे को, तमाम ऐसी योजनाएं 36 में से 34 योजनाएं हमने पूरी की है। हम उसकी बात कर रहे हैं। पलटवार में भाजपा ने पोस्टरों के बजाय ट्विटर, सोशल मीडिया और सियासी हमले के जरिए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के दुर्ग को तोड़ने में जुटी है। भाजपा ने कहा, लबरा भूपेश, शराबबंदी, भूमि का 4 गुना मुआवजा, संपत्ति कर आधा और सनातनी समाज को आरक्षण पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा है। कांग्रेस के सारे वायदे चुनावी जुमले साबित हुए। भाजपा नेता अजय चंद्रकार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नारों में भूपेश से भरोसे के बदले उनके घोटाले जनता की जुबानी बन गए हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ बनने के बाद ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें कांग्रेस का जो नैरेटिव है वो ही निगेटिव है। वो केंद्र सरकार के आरोप लगा के अपनी बात करने की कोशिश कर रही, चाहे मौखिक हो, चाहे वो पोस्टर में हो, चाहे सोशल मीडिया में हो। भूपेश बघेल अपनी उपलब्धियों पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं? 5 साल के उन्होंने हवाई काम किए, 5 साल क्या सत्ता की कुर्सी पर ही बैठे रहे कि कोई उनकी उपलब्धि, अपनी उपलब्धियों पर चुनाव नहीं लड़ रही सरकार, ये पहली बार देखा गया। आज की बात बता रहा हूं, रसोइयों का उन्होंने वेतन बढ़ाया है, मध्याह्न भोजन के 1 साल से अभी तक उनको वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे जो राज्य सरकार के इशू हैं उन पर बात करें ना। उनको बताना चाहिए कि उनके अधिकारी IAS अधिकारी हैं या उनके विभाग के सचिव हैं, स्पेशल सेक्रेटरी हैं, ये लोग जेल में क्यों हैं? इस पर चुनाव लड़ना चाहिए उनको। कांग्रेस ने गृह मंत्री पर ट्विटर के जरिए सबसे बड़ा झूठ लिखा, तो पलटवार में बीजेपी ने राहुल गांधी को रावण बता दिया। चुनावी विश्लेषक ट्विटर और पोस्टर वॉर को सियासी सरगर्मी का हिस्सा बता रहे हैं, जिस पर दोनों पार्टियां आक्रामक मुद्रा में हैं। वो सभी चीज़ों को कैटेगराइज करके, बांट करके और उसको जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत लंबे समय से, पिछले 6 महीने से कांग्रेस इसमें प्रयासरत रही और कहा जा सकता है कि काफ़ी हद तक अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने में सफल भी रही है। लेकिन आपको इसके तुलनात्मक तौर पर अगर मुख्य प्रतिद्वंदी माने भाजपा को, तो उन्होंने इसकी जगह पर मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक तौर पर डिजिटल वार को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को चुना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टारगेट करते हुए कई चीजें हैं, सरकार को टारगेट करते हुए कुछ चीजें हैं, घोटालों के आरोप जो ईडी की जांच चल रही है उसको लेकर के बातें हैं। तो वर्तमान दौर में एक सड़क पर लड़ाई है और एक आपके हाथ में जो मोबाइल है उस पर लड़ाई है। तो दोनों लड़ाइयों के बीच में कौन सा बेहतर साबित होगा, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा ना। दरअसल चुनाव में बीजेपी अलग अलग तरीके से कांग्रेस को घेरने में जुटी है। इसी क्रम में होर्डिंग्स शहर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। भाजपा इन पोस्टरों के जरिए कांग्रेस के 5 साल का हिसाब मांग रही है, तो कांग्रेस पोस्टर वॉर से छत्तीसगढ़ के अपने गढ़ को बचाने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है तो सियासी दलों के तीखे तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को यहां कांग्रेस के दुर्ग को तोड़ना है और कांग्रेस को अपने दुर्ग को बचाना है। और ये जनता है कि सवाल पूछ रही है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, रायपुर। वहीं आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। आप ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची में 11 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। कुछ ही दिन पहले आप इस चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर चुकी है। और अब बात राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर। आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की इस दूसरी सूची में कुल 43 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने इससे पहले शनिवार को अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें 33 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। सभी सीटों पर एक साथ चुनाव होना है। 25 नवंबर को प्रदेश में मतदान होगा और 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अमित शाह NCEL के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही NCEL सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। एक दिवसीय संगोष्ठी में निर्यात बाजारों से जुड़ने के लिए सहकारी समितियों का मार्गदर्शन, भारतीय कृषि निर्यात क्षमता और सहकारी समितियों के लिए अवसर सहित अनेक विषयों पर मंथन किया जाएगा। ये संगोष्ठी सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की गई विभिन्न पहलों पर सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों के एक प्रेजेंटेशन के साथ शुरू होगी। संगोष्ठी के दूसरे भाग में कई विषयों पर तकनीकी सत्र शामिल होंगे, जिसमें निर्यात बाजारों से जोड़ने के लिए सहकारी समितियों को चैनलाइज करने सहित भारत को दुनिया की डेयरी हब बनाना और सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शामिल है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में 1000 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। संगोष्ठी में सहकारिता से जुड़े हितधारक भी बड़ी संख्या में ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज दिल्ली के विज्ञान भवन में अनुभव पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगे। वे कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार डॉक्टर जितेंद्र सिंह पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एकीकृत पेंशनर्स पोर्टल की भी शुरुआत करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय व्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के दूसरे चरण के पोर्टल की भी लॉन्चिंग होगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लंबित पेंशन प्रसंस्करण मामले पर अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने प्रधानमंत्री के आदेश पर मार्च 2015 में अनुभव पोर्टल लॉन्च किया था। ये पोर्टल सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके सराहनीय कार्यों को प्रस्तुत करने और प्रदर्शित करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करता है। ऑपरेशन अजय के तहत छठी फ्लाइट इजरायल से भारतीयों को वापस लेकर भारत लौटी है। छठी फ्लाइट में कुल 143 यात्री शामिल थे। इस फ्लाइट से 2 नेपाली नागरिक भी भारत पहुंचे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यात्रियों का स्वागत किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। तमिलनाडु में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ राज्य सरकार के क्रूर व्यवहार के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने तमिलनाडु का दौरा करने के लिए 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को नामित किया है। इस 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद DV सदानंद गौड़ा, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह, आंध्र प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष D पुरंदेश्वरी और सांसद PC मोहन का नाम शामिल है। भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच दिल्ली वासियों को पर्यावरण अनुकूल फील गुड करवाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दीपावली से पूर्व मेहरौली पुरातत्व पार्क का खूबसूरत तोहफा दिया है। कई एकड़ में फैला ये पार्क पहले जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। आज से अब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने खूबसूरत और हरे भरे पार्क के रूप में फिर से तैयार किया है। देखते हैं हमारे संवाददाता OP यादव की ये रिपोर्ट। उजड़ती दिल्ली, बिखरती दिल्ली बन के फिर से संवरती दिल्ली। जी हाँ, इतिहास के आईने में दिल्ली ने उतार चढ़ाव के कई दौर देखे हैं, जिनकी यादें ये खंडर नुमार इमारतें हैं। ऐतिहासिक महत्व की इन धरोहरों में से एक है मेहरौली स्थित पुरातत्व पार्क। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जीर्ण शीर्ण अवस्था में खंडर पड़े इस मेहरौली पुरातत्व पार्क को फिर से
संवार कर दिल्ली वासियों को दीपावली से पहले एक खूबसूरत तोहफा दिया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मेहरौली पुरातत्व पार्क में 6 पुनर्निर्मित स्मारकों के साथ साथ एक जल निकाय और अन्य सुविधाओं का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने कहा कि कई एकड़ में फैला ये पार्क पहले जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसे खूबसूरत और हरे भरे पार्क के रूप में फिर से तैयार किया है। पार्क में स्थित झील को भी फिर से रिस्टोर कर इसमें कृत्रिम झरने और फाउंटेन लगाए गए हैं। जो जनता की उम्मीदें बढ़ी हैं उसको हम पूरा करेंगे। आज आपने देखा कि मेहरौली आर्कोलॉजिकल पार्क जो ये पहले खंडहर हुआ करता था, जंगल था, गंदगी थी, उसको हम लोगों ने रिस्टोर कर दिया। ये वाटर बॉडी जो कभी दिखाई नहीं पड़ती थी वो भी रिस्टोर हो गई है। दिल्ली की जनता डिज़र्व करती है ऐसी प्लेसेस के लिए, और मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि दिल्ली की जनता को बेस्ट दिया जाए, उसको हम पूरा करेंगे। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इस शानदार रमणीय स्थल के जरिए हम दिल्ली की खूबसूरती बढ़ाने के साथ अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को भी संरक्षित कर रहे हैं। अपने इतिहास की जानकारी बहुत आवश्यक है और अपनी ऐतिहासिक पुरातत्व जो हमारी संपदा है उसको संभाल कर संजोकर रखना भी आवश्यक है। तो वही कार्य आज आपके सामने, और साथ ही ये मॉन्यूमेंट्स नहीं होकर इस्तेमाल की जगह बने, जहाँ पर लोग आएँ जाएं, उसको ओन अप करें, तभी इसका रखरखाव किया जाएगा। मेहरौली पुरातत्व पार्क का कायाकल्प करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संगीता सक्सेना ने कहा कि प्राकृतिक खूबसूरती से युक्त नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरता ये पार्क ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की मिसाल है, जो अब दिल्ली की खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। सुंदरता किसे नहीं पसंद, इतनी अच्छी चीज़ अगर निकल के आई है, दिल्ली वालों की किस्मत में ये चीज़ होनी थी लेकिन पता नहीं था। आज कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दिल्ली पीपल कि इतनी सुंदर जगह उनको, और मोर मैं तो कहूँगी वेलकम, यहाँ आइए, अपने विंटर्स को एंजॉय करिए इतनी खूबसूरती के साथ, लेकिन आए तो इस जगह की हिस्ट्री को समझ के आइए, ये क्या था, उसके बाद किसने उसको टेक ओवर किया और किस हालत में हमने उसे पाया है। दिल्ली के मेहरौली पुरातत्व पार्क के पुनर्स्थापन कार्य 2.6 करोड़ की लागत से पूरे हुए हैं। संरक्षण कार्य में मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और फ्रेस्को पेंटिंग शामिल थी। पार्क में फव्वारे, एक रेस्टोरेंट और एक मार्ग के साथ एक पुनर्जीवित जल निकाय को जनता के लिए खोलने के साथ पुनर्स्थापित स्मारकों में कुली खान का मकबरा और आसपास की एक छतरी, राजौन की बावड़ी के सामने एक मकबरा और मेटकाफ का बोथ हाउस और उनका निवास के अलावा कब्रों जैसे अन्य स्मारकों में शामिल है। मेहरौली स्थित पुरातात्विक उद्यान की पौराणिक महत्व की इमारतों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शानदार पहल की है। इस पहल से एक और जहां यहाँ बेहतरीन साफ सफाई हुई है, वहीं दूसरी ओर यह स्थल एक रमणीय स्थल के रूप में तब्दील होने के साथ साथ दिल्ली वासियों को दिवाली पे एक शानदार तोहफा भी मिला है। मेरे सहयोगी कैमरामैन आलोक गुप्ता और श्रीनिवास के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत माटी को नमन वीरों को वंदन अभियान संपन्न हुआ। इसके तहत जिला के सभी 11 ब्लॉकों और 3 नगर पालिकाओं में अमृत कलश यात्रा निकालकर एकत्र की गई मिट्टी और चावल को जिला मुख्यालय पर रखा गया। रामबन से इन अमृत कलशों को जम्मू से ले जाया जाएगा, जहां से इन्हें 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर अंतिम समारोह के लिए नई दिल्ली के कर्तव्य पथ स्थित अमृत वाटिका में ले जाया जाएगा। इस अवसर पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि पेश की गई। साथ ही छात्रों और स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों के कई नेताओं से टेलीफोन पर बात की है। फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड के नेताओं के साथ हुई बातचीत में उन्होंने हमास से जारी संघर्ष के बारे में जानकारी दी। नेतन्याहू ने हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को खत्म करने के लिए लोगों की एकता और दृढ़ संकल्प के बारे में बताया और कहा कि हमास पर इजराइल की जीत पूरी दुनिया के लिए एक जीत होगी। उन्होंने हमास के क्रूर आतंकवाद के खिलाफ आतंकवाद का इजराइल का समर्थन करने के लिए नेताओं को धन्यवाद दिया। वहीं इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज इजराइल पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे के कल इजराइल पहुंचने की संभावना है।
इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच गजा को राहत सामग्री देने का सिलसिला जारी है। भोजन, पानी और दवा लेकर राहत सामग्री का दूसरा काफिला गजा पहुंच गया है। इससे पहले शनिवार को पहली बार सहायता सामग्री लेकर ट्रक गजा में दाखिल हुए, जिसमें खाद्यान्न और दवाइयों के साथ कई सामग्री थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि गजा के अस्पतालों को चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिस्र और फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के साथ काम कर रहा है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरान पर 1400 इजरायलियों के नरसंहार का आरोप लगाते हुए कहा कि युद्ध बढ़ने पर ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सेनेटर लिंडसे ने एक बयान में कहा कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए निर्दोष इजरायलियों के नरसंहार से ईरान भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था। इजरायल के गजा पट्टी पर किए गए हमला को सही ठहराते हुए सेनेटर ने कहा कि हमास के इस निर्मम और खतरनाक कदम के बाद इजरायल जवाबी कार्रवाई को और मजबूर हुआ है। ईरान ने लिंडसे ग्राहम के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए इस घटना में किसी भी तरह से शामिल होने से इनकार किया है। और अब खबरें खेल जगत से। वनडे क्रिकेट विश्व कप में भारत ने लगातार 5वीं जीत हासिल कर ली है। धर्मशाला में रविवार को खेले गए मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया 10 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। न्यूजीलैंड से मिले 274 रन का पीछा करने उतरी टीम इंडिया का पहला झटका कप्तान रोहित शर्मा के विकेट के रूप में लगा। वे 46 रन बनाकर आउट हुए। इसके तुरंत बाद ही शुभमन गिल ने अपना विकेट गंवा दिया। इसके बाद मैदान पर उतरे श्रेयस अय्यर 29 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हुए। वहीं केएल राहुल ने 27 रन बनाकर मिचेल सेंटनर का शिकार बने। इसके बाद मैदान पर उतरे सूर्य कुमार यादव टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। वो 2 रन बनाकर रन आउट हो गए। भारत के लिए विराट कोहली ने 95 रन की पारी खेली। इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में अपने सभी विकेट खोकर 273 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा 130 रन डैरिल मिचेल ने बनाए। सचिन रविंद्र ने 75 और ग्लेन फिलिप्स ने 23 रन का योगदान दिया। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 5 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली शानदार जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई। यह एक शानदार टीम एफर्ट था जिसमें सभी ने योगदान दिया। मैदान पर समर्पण और कौशल अनुकरणीय है। आईसीसी विश्व कप में आज पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान से चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों को सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। टूर्नामेंट में अब तक पाकिस्तान ने 4 में से 2 मुकाबले जीतने में सफलता पाई है और वो अंक तालिका में 5वें नंबर पर मौजूद है, जबकि अफगानिस्तान सिर्फ 1 जीत के साथ टेबल में 10वें यानी आखिरी स्थान पर काबिज है। दोनों टीमों के बीच 7 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें पाकिस्तान ने सभी में जीत दर्ज की है। ऐसे में अफगानिस्तान के लिए इस रिकॉर्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा। हालांकि अफगानिस्तान की टीम टूर्नामेंट में गत विजेता इंग्लैंड को हराकर बड़ा उलटफेर कर सकती है, जिसके चलते पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान को हल्के में लेना मुसीबत बन सकता है। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन है। आज महानवमी के दिन मां दुर्गा की सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। माता के स्वरूप की पूजा से मुक्ति, मोक्ष और समस्त सिद्धियां मिलती हैं। नवरात्र पर्व की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। नवरात्र के इन दोनों ही तिथियों पर कन्या पूजन किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी तिथि पर तो कुछ लोग नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ मां की आराधना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करने से धन, बल, यश के साथ सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवमी के उपलक्ष्य में देश भर के मंदिरों में मां के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता सुबह से ही लग गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। फिलहाल मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।